Hello students, वेलकम टू आवर चैनल अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में आज हमारा नया चैप्टर लोकोमोशन एंड इट्स मूवमेंट। ठीक है, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें कई सारे चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जिन भी चैप्टर्स को आपने अब तक नहीं किया है उन्हें ओपन करके उनके क्वेश्चंस लगा लें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D, और फिर उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको छांटना है। एक स्टेटमेंट है, ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल या fasciculi। दूसरा, ईच मसल फाइबर हैज़ मेनी parallelly arranged myofibril। तीसरा स्टेटमेंट, each myofibril contains many serially arranged units called sarcomere। and last is each sarcomere has central A band and 2 half I band। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, प्रत्येक ऑर्गेनाइज मसल्स जो है वो नंबर ऑफ मसल बंडल से मिलकर बनी होती है। मसल फाइबर पैरेलली अरेंज मसल फाइबर के अंदर पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स होते हैं, और प्रत्येक मायोफाइब्रिल जो है ये सीरियली अरेंज होकर के सार्कोमियर मतलब बनता है। ईच सार्कोमियर हैज़ अ सेंट्रल A बैंड एंड 2 हाफ, यानी A प्लस I/2 प्लस I/2। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे सही हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सर? आंसर शुड बी A, B, C, D all statement are correct। तो आंसर इज द D। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम इन द मसल इज। तो मसल में स्टोर हाउस कौन सा है? तो सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोसोम एंड मायोफाइब्रिल। तो आंसर क्या होगा? देखिए, सार्कोमियर नहीं है सर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स एंड काइंड ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक पॉइंट और भी है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो एक्सेस है वो वाइट मसल फाइबर में ज़्यादा होती है। ओके, ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि बहुत ही फास्ट उनको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंसर C। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्टली ऑर्गेनाइज फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल। ये एक अच्छा सवाल है। कह रहे हैं सबसे छोटी सबसे बड़ी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी। मसल में एक बहुत ही खूबसूरती से इस डायग्राम को बनाया जाता है जब भी पढ़ाते हैं हम लोग। तो फिलहाल एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मसल, मान लीजिए कुछ ऐसे बन के आ जाए मसल, इसके अंदर आपको मिलेंगे मसल बंडल। क्या मिलेंगे? मसल बंडल। अब मसल बंडल या मसल फाइबर आप फिलहाल मान लीजिएगा मसल फाइबर। मसल बंडल नहीं दिख रहा तो मसल फाइबर की हम बात करेंगे। मसल फाइबर देखेंगे अगर, तो ये मसल बंडल हो गया। अब इस मसल बंडल के अंदर हमारे पास छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स के अंदर हमें मायोफाइब्रिल्स मिलते हैं, उनके अंदर सार्कोमियर मिलते हैं, देन फिलामेंट एंड एक्टिन एंड मायोसिन। तो कहने का सेंस क्या है कि आपका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर, फिलामेंट। तो आंसर इज A। नेक्स्ट, बेहद खूबसूरत सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। फर्स्ट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय CNS और मोटर न्यूरॉन। ये जो स्टेटमेंट आपका है, कह रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, वन सेकेंड जस्ट वेट, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल CNS बाय द मोटर न्यूरॉन। ये सेंटेंस आपको दिया गया है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रॉपिक बैंड गेट इलोंगेटेड। देखिए, कोई भी बैंड हो इलोंगेट नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिलहाल यहाँ पे आइसोट्रॉपिक तो वैसे भी नहीं करना है, तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से गलत है। द डार्क बैंड कंटेन ओनली मायोसिन फिलामेंट, ये भी सेंटेंस गलत है। और फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा? ए मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए मोटर यूनिट्स। तो ये सेंटेंस आपका जो है ये सही है। फॉर मसल कंट्रैक्शन वाला जो टॉपिक है जहाँ पे डायग्राम बना उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो 1 और 4 आर करेक्ट। तो अब इसमें छांटना है हमें
1 एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ, 1/4, तो आंसर 4 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एटीपेज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन। एटीपेज एंजाइम, एक डायग्राम बना होता है मायोसिन का, मीरोमायोसिन का, उनके हेड पे ये स्ट्रक्चर आपको दिखता है। तो फिलहाल आसान है, ट्रोपोनिन, मायोसिन, या फिर अगला आपका एग्जांपल देखते हैं। तो फिलहाल आंसर मैं आपको यहीं बता दूं, नहीं और दोनों ऑप्शन भी देखते हैं, एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो आंसर क्या करेंगे सर, आंसर इसका हो जाएगा हमारा मायोसिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच अदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें से कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम, या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो आंसर करिएगा, आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 7, ईच fasciculi ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय। देखिए अगर हम fasciculi की बात करें तो इसको समझने के लिए फिर हमें इसका डायग्राम एक बार देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें होना क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए मसल का डायग्राम, इसकी बाहर की कवरिंग को बोलते हैं इपीमाइसियम, मसल का सबसे। उसके बाद हमें अंदर यहाँ क्या मिलेगा, मसल fasciculi या मसल बंडल, दोनों नाम देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसकी जो कवरिंग है इसे पेरीमाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम कहते हैं। और मसल फाइबर इसके अंदर जो आपको दिखेगा, इसकी कवरिंग को इंडोमाइसियम कहते हैं। तो इपीमाइसियम सबसे बाहर वाला, देन पेरीमाइसियम, देन इंडोमाइसियम। तो आंसर आपको पता चल गया होगा, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें आपको पढ़ना है और उसके बाद इसके आंसर्स देने हैं। तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ते चलते हैं। तो सारे के सारे जो मूवमेंट हैं वो लोकोमोशन है, वो मूवमेंट हैं, बट सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। तो ये सेंटेंस तो मुझे सही लग रहा है, तो ये आपका जो सेंटेंस है ये ठीक है। इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैरिंग्स एंड लोकोमोशन एज वेल, ये भी ठीक है। स्टेमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट, यस बिल्कुल सही। हाइड्रा कैन यूज टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स फूड एंड एज वेल एज लोकोमोशन, तो ये भी सेंटेंस सही है, बट कि पूरा पढ़ेंगे अभी इसको। लोकोमोशन लिखा हुआ है, तो आप पूछ रहे हैं हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट, कोई गलत ही नहीं है। तो 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट जिसमें दिया हो वो आंसर कर दीजिएगा। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा सर, 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। तो राइट आंसर इज द 4। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। देखिए ये जो इसका जो आंसर है वो समरी में दिया हुआ है। तो आप समरी में सेकंड पैराग्राफ, आई होप सो, तो अगर आप समरी में सेकंड पैराग्राफ देखते हैं तो आपको वहाँ इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर, तो सार्कोमेयर, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल या मसल बंडल, आंसर बता दीजिए जल्दी से 9 का। तो आंसर पेज नंबर 313 पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। मसल फाइबर इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर सीरियली अरेंज, पहले अरेंज मायोफाइब्रिल्स होंगे, आपको मिलेंगे, है ना। मेन पार्ट सब कुछ इसी में होता है। अगर आप मसल फाइबर का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो मसल का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल्ड ए बी सी एंड गिवन डायग्राम, द सेलेक्ट राइट ऑप्शन अबाउट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देम। ओके, तो आपके पास ए बी सी तीनों दिया हुआ है। तो देखिए आप तीनों को पहचानना अगर आपको आता है तो कोई परेशानी नहीं होगी। ए हमारा क्या है, ये रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। और बी क्या है, ये पूरा सीरियली अरेंज, पूरा पैरेलली अरेंज होता है, हेलिकली अरेंज, पूरा लास्ट तक चला जाता है। तो ये ट्रोपोमायोसिन है। और सी एफेक्टिन है। ठीक है, 2 चेन, 2 पार्ट हैं हेलिकली अरेंज। तो अब आपको इसका स्ट्रक्चर याद होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफेक्टिन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कह रहे हैं प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक कुछ ऑप्शंस हैं जो किसी मसल के बारे में पूछ रहे हैं, फाइबर के बारे में। तो मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, कह रहे हैं एक में प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरे में मायोग्लोबिन कंटेंट बहुत हाई है, तीसरे में अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई है, चौथे में डिपेंड ऑन द एरोबिक प्रोसेस फॉर एटीपी गिव्स रेडिस अपीयरेंस। ये 5 सेंटेंसेस दिए हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट रेड फाइबर ऑफ मसल, रेड फाइबर के बारे में कौन सा सही है। देखिए
रेड फाइबर में प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, मायोग्लोबिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें कम होता है, ये वाइट मसल फाइबर की प्रॉपर्टी है। डिपेंड अपॉन एरोबिक प्रोसेस, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो ये डिपेंड करेगा ही, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 करेक्ट। गिव्स रेडिश अपीयरेंस, मायोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए अपीयरेंस कैसा होता है, रेड। तो 1, 2, 4, 5 आर करेक्ट इन द रेड फाइबर। तो अब 4 सेंटेंसेस इसमें सही दिए हुए हैं। आइए देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसमें। तो आंसर इसका 3, 4, 5 एंड 6, तो आंसर कर दीजिएगा 11 का बी। 1, 2, 4, 5 सही कौन कौन सा भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई ABCD इन द गिवन डायग्राम एंड द चूज करेक्ट। अब ये मायोसिन का डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए। देखिए सर, इसमें जो A और B है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट, ATPase एंजाइम, दोनों बाइंडिंग साइट की बात करनी है यहाँ पे। एक बात तो आपका ये हो गया। C क्या है, हमारा हेड है, और D क्रॉस आर्म है बिना देखे। तो ATP बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, C हेड एंड D टेल नहीं है, तो इसलिए ये पहला आंसर जो है हमारा गलत हो जाएगा। ATP बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, C हेड एंड D क्रॉस आर्म, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर मार्क कर लीजिएगा। 12 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा B। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द सीक्वेंस। इनकी सीक्वेंस आपको देखनी है। तो अब इसमें सारे ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद फिर आंसर करिएगा, सीक्वेंस निकालना है। तो जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल द सार्कोलेमा, फॉर्म्स ए क्रॉस ब्रिज, रिलीज ए न्यूरोट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, पुल्स द अटैच द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर, रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन। अब देखिए सर, ऐसा है कि इसमें सारे सेंटेंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ना, ये इसका जो सिग्नल आता है ये CNS के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू पहुंचता है वाया CNS। उसके बाद तो अब पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो अब एक ऑप्शन तो कट गया, और उसके बाद थर्ड के बाद क्या होगा कि जब एसिटिलकोलिन रिलीज हो जाता है तो फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। थर्ड के बाद फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो उसके बाद हमारा कैल्शियम जो है वो रिलीज हो जाता है। तो पहले न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर हमारा कैल्शियम रिलीज होगा, देन उसके बाद मास्किंग हटेगी मायोसिन से, है ना, रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट, एंड देन उसके बाद फिर पुल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर, खींचेगा अंदर की तरफ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड 1/4 बोलिएगा। देन थर्ड 4th की थर्ड 1 जरा आंसर बताइए। थर्ड 1, बिल्कुल थर्ड 1, 4th 6 सेकेंड 5, तो आंसर इज डी। चूँकि स्पेस नहीं है, दिखता नहीं एक साथ, इसलिए टाइम लगता है आंसर में। आपको तो पेपर मिलेगा तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इसके आंसर्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मस्कुलर डिसऑर्डर इन द लिस्ट आर करेक्टली मैच्ड। मैं थोड़ा बड़ा दिखाने के चक्कर में आपको ऐसे मैच करा रहा हूँ। चलिए 14 में हम बात करेंगे। 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको मैच कराना है। तो अब सबके बारे में एक एक करके देखते हैं। मस्कुलर, तो मस्कुलर ये जो इधर खिसक गया डिस्ट्रॉफी, ये एक साथ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बात करनी है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है स्केलेटल मसल का, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो 2 ऑप्शन हमें इसमें मिल रहे हैं, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन एक तो थर्ड हो जाएगा, और दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर। थर्ड एंड 5 ये 2 सेंटेंसेस इसमें हमको मिले। माइस्थेना ग्रेविस के बारे में बात करेंगे। तो माइस्थेना ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ये 6th वाला पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा। और माइस्थेना ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड हो जाता है, तो 2nd वाला भी इसमें जुड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। अब टिटैनी में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो 4th, और रैपिड स्पैज्म हो जाता है तो 1। तो एक मैं पढ़ लेता हूँ, अब इसमें आगे करके मैं देखता हूँ। पहला जो आपका फर्स्ट है, थर्ड 4th यानी मस्कुलर थर्ड 5th और माइस्थेना ग्रेविस, तो आप मैच करा लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर मैं बता दूं, चलिए 14 में बी आंसर होगा, मैच कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल
ईस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ हेल्ड। अब देखिए एक है, देखिए अभी आपको पता होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए इसमें, मसल बंडल, ठीक है, नंबर ऑफ मसल बंडल। तो अब मसल बंडल देखते हैं आंसर कहाँ मिलेगा। हेल्ड टुगेदर बाय द कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू फैशिया, क्या बोलेंगे, फैशिया, एंड ईच मसल बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर विच लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। तो आंसर इज फैस्किल्स, फैशिया, मसल फाइबर एंड सार्कोलेमा। तो आंसर इज द डी आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्टली मैच्ड कॉलम, मैच कराइएगा। वही डिजीजेस बहुत सवाल बनते हैं, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। टिटैनी, ऑस्टियोपोरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस एंड मास्थीनिया ग्रेविस। टिटैनी में कहीं ना कहीं रैपिड स्पैज्म की बात करते हैं, है ना। तो ए का 4, अब ए का 4 हम मैच कराएंगे इसको, फिर आंसर करेंगे। ए का 4, ए का 4 हमारे पास, यानी 2 ऑप्शन कट गए। बी का 5 होगा, सी का देखने हैं, क्योंकि बी का तो 5 होना, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मास डिक्रीज कर जाता। सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब 16 में अगर हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करेंगे तो सी इज़ फॉर सेकंड, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन की बात हमने पीछे आपसे कहा था। तो आंसर अब आप बता दीजिए, 16 का सी आंसर होगा। मैचिंग को थोड़ा रुक के आराम से करना होता है, कभी भी गलत नहीं होता। विच पॉइंट्स आर करेक्ट विद द रिगार्डिंग ऑफ स्केलेटल मसल, कौन सा पॉइंट है जो स्केलेटल मसल के रिगार्डिंग करेक्ट है। स्केलेटल मसल पॉइंट आउट कर लीजिएगा, स्केलेटल मसल, ठीक है, ओके। द देयर एक्टिविटी आर द अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, इसकी एक्टिविटी अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होती है नर्वस सिस्टम के, यस। दे लोकेटेड इन द इनर वॉल, देखिए ये स्केलेटल मसल नहीं, ये स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी है। देयर आर प्राइमरली लिखा हुआ है, प्राइमरली इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर। तो ए भी सही है, सी भी सही है, बी गलत है। दे हैव नो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, इसमें स्ट्रेशन होता है सर। तो ए एंड सी आर करेक्ट, तो आंसर शुड बी डी। अच्छा सवाल है, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट विसरल मसल, कौन सा पॉइंट है जो विसरल मसल के अकॉर्डिंग करेक्ट है। अब विसरल मसल मतलब स्मूथ मसल। दीज आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हैलो विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशन, देयर एक्टिविटी आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ऑल ऑफ द। देखिए जो स्मूथ मसल होती है ये इनर वॉल ऑफ हैलो ऑर्गन्स में पाई जाती है, इनमें किसी प्रकार का कोई स्टेशन नहीं होता और इन पे हमारा बस नहीं चलता, ये अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, सारे के सारे सेंटेंसेस सही है। तो दोनों मसल हो गए, तीसरी भी मिलेगी, भरोसा रखिए। चलिए मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो अगर आपको फिनोमेना अच्छे से याद होगा तो आप इसको कर पाएंगे 19 नंबर में। अब मैचिंग है, आप प्रयास करिए पूरा। एरिया ऑफ ओनली वन थिक फिलामेंट, अब अगर थिक फिलामेंट के एरिया की बात करेंगे तो एच जोन इज द राइट आंसर। सेपरेट द सार्कोमेयर, अब कौन सेपरेट करता है, जेड डिस्क सार्कोमेयर को सेपरेट करती है। मिडिल एरिया इन द सार्कोमेयर वेयर थिक एंड थिन फिलामेंट आर फाउंड, कौन सा एरिया है वो, ए बैंड होता है जिसमें दोनों मिल जाएंगे आपको। एरिया इन द सार्कोमेयर वेयर ओनली द थिन फिलामेंट आर प्रेजेंट, ये कौन सा जगह होती है, आई बैंड, है ना, समझ पा रहे हैं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच पॉइंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस, कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात कर रहे थे, अफेक्टेड शायद हमने पीछे आपसे भी कहा था। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, बिल्कुल सही। सिक्रीशन फ्रॉम नर्व टर्मिनल इज रिड्यूस्ड, कैन लीड टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। देखिए अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अफेक्टेड होगा तो कहीं ना कहीं फटीग और वीकनिंग की बात तो आएगी। तो एक आंसर सिर्फ लग रहा है जो गलत है इसमें, और वो है सी आंसर। बाकी सारे सेंटेंसेस माइस्थेनिया ग्रेविस के अकॉर्डिंग सही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आप यही याद रखें, यही सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार। विच पॉइंट्स आर करेक्ट विद द रिगार्डिंग ऑफ कार्डियक मसल, अब 2 मसल हो गई थी, तीसरा भी आ गया, सारे सवाल शामिल हैं लगभग। हैव डार्क एंड लाइट बैंड, मतलब इनमें स्ट्रिएशन होता है, यस बिल्कुल सर होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। सिमिलर टू स्मूथ मसल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में स्मूथ मसल नहीं, फंक्शन में होते हैं सर, स्ट्रक्चर में ये स्केलेटल मसल के जैसे होते हैं। मसल फाइबर आर ब्रांच एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है। गेट फटीग्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम, कभी फटीग नहीं करते। अनस्टेटेड एंड इन्वॉलंटरी, अनस्टेटेड एंड इनवॉलंटरी ये भी गलत है, अनस्टेटेड नहीं स्टेटेड होते हैं। तो 1, 2 एंड 4
1, 2 एंड 4, मतलब मैं ऊपर नीचे बोल दिया, बट आंसर 1 to 4। अब इसमें कोई ऑप्शन है देखिएगा 21 में, यस, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम बात करें तो ईच मायोसिन फिलामेंट इज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। जो मायोसिन फिलामेंट है ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, ये भी ठीक है, नॉट बैड। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 F फिलामेंट एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप जानते होंगे, ये भी सही है। 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोनिन रन क्लोज टू द, अब यही जो पॉइंट है, ट्रोपोनिन नहीं, ट्रोपोमायोसिन, हाँ ये गलत हो गया। ईच मीरोमायोसिन हैज़ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्लोबुलर हेड एंड विद साल्ट आर्म। अब इसमें हमारे पास जो सेंटेंसेस सही हो रहे हैं वो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। हाउ मैनी पूछ रहे हैं, यानी 3 इज द राइट आंसर। कितना होगा? 3। क्यों गलत है ये भी हमने आपको बता दिया। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी एंड द थर्ड हो जाएगा, मतलब 3 ऑप्शन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन। फ्लैट बोन के एग्जाम्पल्स कौन से होंगे? फ्लैट बोन्स स्केपुला, क्लैविकल, स्टर्नम, रिब्स एंड कॉर्पल। देखिए हम आपको बताएं सर कि जो अगर आप बात करिए कि फ्लैट बोन कौन सी होती है, तो स्कल की जो बोन्स हैं यानी क्रेनियम, पेल्विस की जो बोन है, स्टर्नम और रिब केज, इनकी सारी बोन कैसी होती हैं? फ्लैट बोन होती हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा निकल के वो आ जाएगा स्केपुला, स्टर्नम एंड रिब्स, ACD। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप यू रियली एंजॉय दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 जॉइंट से क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जाता है, जॉइंट्स बहुत पूछते हैं, आप जानते हैं मैं। चलिए तो हाउ मैनी करेक्ट पूछ रहे हैं, तो हम इसको पहले जूम करके सवाल सारे देख लेते हैं, फिर देख लेंगे कितना सही है। देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कॉर्पल्स, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कॉर्पल्स, ये ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्री, ये भी ठीक है। पाइबार्ड जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, रेडियो अल्ना के बीच में भी होता है, याद रखिएगा। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट बिटवीन स्कल बोन, फाइब्रस जॉइंट, सूचर जॉइंट, यस बिल्कुल सही है। बॉल एंड सॉकेट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल एंड फीमर एंड पेल्विक गर्डिल, ये भी सही है। तो ABCDEF सारे के सारे सेंटेंस सही है, यानी कि 6 के 6 सही हैं सर। तो हाउ मेनी जॉइंट्स आर करेक्टली मैच्ड? 2, 4, 5, 6। तो आंसर बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। चलो बोल दिए, टी इज द राइट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कौन सा इनकरेक्ट है, बता दीजिए। इट इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर, होता है सर, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इन दिस बोन मास डिक्रीज, यस ये भी सही है सर। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज ऑफ इट, यस। इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ PTH, सॉरी हाइपोसिक्रेशन नहीं, हाइपर सिक्रेशन PTH का बोलेगा 25 में। इसमें क्या होगा आप बताइए ना, अगर 25 हम बात करें, हाइपर सिक्रेशन की बात करें, तो यही तो आंसर होगा भाई। अगर आपके पास डिसऑर्डर हो सकते हैं, यस या नो? बाकी तो सब सही लग रहे हैं आप ऑस्टियोपोरोसिस में। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, यस या नो? आंसर प्लीज। मास डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा? अब मास डिक्रीज करेगा तो कब करेगा बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है चलिए, आंसर हो गया। नेक्स्ट 26 में आई, 26 में आपका है पिक आउट ऑड वन, इन सब में ऑड वन छांटना है। एक आपके पास है टिटानी, आर्थराइटिस, गाउट एंड ऑस्टियोपोरोसिस। एक अच्छा सवाल बनता है ये जब भी पूछा जाता है तो इसके बारे में थोड़ा सा गहन मतलब देखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा आपको अच्छे से, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो NCERT में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। 26 में टिटानी, आर्थराइटिस, गाउट एंड ऑस्टियोपोरोसिस। टिटानी क्या है आप जानते हैं, आर्थराइटिस, गाउट और ऑस्टियोपोरोसिस सबके सब कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड है, जबकि टिटानी बोन से रिलेटेड नहीं है। अगला आपका तो एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा, हम इसको मार्क कर लेंगे, छांट लेंगे अलग से, ठीक है। तो एक सेकंड वेट करिएगा, टिटानी हो गया। दूसरा स्केपुला, क्लेविकल, ग्लेनाइड कैविटी एंड ह्यूमरस। देखिए स्केपुला, क्लेविकल और ग्लेनाइड कैविटी ये एक साथ पाए जाएंगे पेक्टोरल गार्डल में, लेकिन ह्यूमरस अलग है, वहाँ से थोड़ा अलग जुड़ता है, अलग बात है, पास लग रहा है।
कैल्केनियम, क्यूबॉइड, ल्यूनेट एंड टॉलस। देखिए सर ऐसा है कि यहाँ पे जो आपका कैल्केनियम, क्यूबॉइड और ल्यूनेट है, ये सारे के सारे जो हैं ये टॉर्सल हैं, जिसमें आप कैल्कोनियम की बात करते हैं, टैलस की बात करते हैं, नेबुकुलस की बात करते हैं, क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूनिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन ल्यूनेट नहीं होगा सर यहाँ पे, ठीक है। ल्यूनेट जो है ये मेटाटर्सल है, तो आप समझ लीजिएगा, इसलिए आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये ऑड वन है, तो एक आप ये छांट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला, तो टिटैनी ह्यूमरस ल्यूनेट हमने अब लास्ट देखते हैं। तो फीमर, रेडियस, टीबिया, टार्सल, फीमर, रेडियस, टीबिया एंड टार्सल, एक में एक बोन ऐसी है जो मतलब हाइंड लिम्ब का नहीं है, फोर लिम्ब का है, तो फोर लिम्ब कौन सी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, तो इसलिए ये अलग हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास टिटैनी, ह्यूमरस, ल्यूनेट एंड रेडियस, यही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से करना होता है। क्वेश्चन नंबर 27, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स टुगेदर इन द फोर लिम्ब, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। अब देखिए फोर लिम्ब, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, फोर लिम्ब में कितनी होगी 60, रिब्स में कितनी होगी सर बताइए ज़रा 24, और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होगी 26। तो 24 26 कितना हुआ 50, और फोर लिम्ब्स में कितना हुआ 60, तो 6 5 11 यानी कि 110। चलो अगला, ए सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड हायोड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट होती है ना। तो ये सेंटेंस सही है। द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स कॉन्स्टिट्यूएंट अपेंडिकुलर स्केलेटन, जी नहीं सर एक्सियल स्केलेटन, ये गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। एक कप शेप मार्क कर लीजिएगा, एक कप शेप बोन कॉल्ड पटेला कवर्स द नी डॉर्सली, डॉर्सली नहीं सर वेंट्रली, कैसा वेंट्रली, तो ये भी गलत हो गया, सेकंड थर्ड। सैडल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्पल एंड मेटाकॉर्पल, ये ठीक है। एंड फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट टू द जॉइंट, व्हाट द जॉइंट कॉल्ड फल्क्रम, मतलब आधार। तो सेकंड थर्ड आर रॉन्ग, 1 4 5 और करेक्ट। हाउ मेनी पूछ रहे हैं, तो 3 इज द राइट आंसर, तो 26 है, 27 28 है, सॉरी आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, 28 में टिक कर लीजिएगा आंसर। चलिए सर नेक्स्ट 29 में हम लोग करते हैं अगला सवाल। हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट वर्टेब्री और थोरेसिक, लंबर, सर्वाइकल या सैक्रल, तो सबसे जो हैवी बोन है वो कौन सी हो जाएगी, तो लंबर सबसे हैवी होती है, आप जानते होंगे, इसकी संख्या कितनी होती है 5, टिक कर लीजिएगा। हेयर डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, और पहचानना है कि क्या है, तो ए हमारा क्या है, ए फ्रंटल, बी क्या है, कौन सी बोन है पैराइटल, सी कौन सा है टेम्पोरल, तो फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल, ए बी सी, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल, मुझे तो बी लग रहा है। एंड लास्ट में देख लेते हैं डी हायोड, यस बिल्कुल सही, आपको मैं दिखा भी दूं, ये हायोड है और ये नीचे वाला मैंडिबल, ठीक है। तो फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल, अगर आपने इसके डायग्राम को देखा होगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक बार और डायग्राम आप चाहें तो देख लें, ये बहुत ही आसान है। फ्रंटल अब हाथ रख के मैं नहीं दिखा सकता, मैं पूरी तरीके से फेस के साथ आपके साथ नहीं जुड़ा हूँ ड्यू टू इंटरनेट इशू। चलिए तो 31, स्केपुला के बारे में बहुत पूछते हैं कि क्या है, तो स्केपुला इज़ लार्ज, देखिए यही सवाल भी है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, अभी पीछे था ना फ्लैट बोन, सिचुएटेड डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरेक्स, यही भी याद कर लीजिएगा, फिर आगे ऑप्शन दोगे। अब इनकी लोकेशन चाहिए, तो ये आई थिंक सेकेंड एंड सेवेंथ, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, सेकेंड एंड फिफ्थ, ये रिप जोड़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये सेकेंड एंड सेवेंथ रिप के बीच में इनकी लोकेशन होती है। एक अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, जैसे T5 होता है टैकिया बाइफरकेट करता है जो, आप सोच रहे होंगे कहाँ पहुँच गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, अच्छा मतलब दोनों छांटना है, मैं तो चौंक गया। करेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट, ह्यूमन स्केलेटन है 206 बोन, देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन, ठीक लग रहा है। द स्टर्नम इज प्रेजेंट द डॉर्सल साइड द बॉडी, देखिए पहले तो दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं, ऊपर डॉर्सल नहीं सर वेंट्रल, तो सी गलत हो गया। ऑल मैमल्स ऑफ द एक्सेप्ट फ्यू हैव द 8 सर्वाइकल वर्टिब्रे, ये गलत है। एंड रिब्स आर द बायोसेफेलिक, तो ए सही, बी सही और ई सही, और सी और डी गलत है।
तो सी डी गलत जिसमें हो वही आंसर कर दीजिएगा, सी डी जिसमें गलत हो। तो सी डी गलत, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन मिला है जो है सी वाला पॉइंट। तो 32 का क्या हो जाएगा? सी। चल क्वेश्चन नंबर 33, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन। कॉक्सल बोन की संख्या कितनी होती है बताए? तो पहले तो यही 2 होती है सर। कितनी होती है? 2 होती है। और ये किससे मिलकर बना होता है? इलियम स्टियम प्यूबिस, इलियम सैक्रम प्यूबिस, इलियम सैक्रम कॉक्सी, इलियम सैक्रम स्टियम। तो इलियम स्टियम प्यूबिस द राइट आंसर। अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए बी सी इन द गिवन डायग्राम ऑफ द 4 लिम्ब एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। पहचानिए और उसके बाद फिर अच्छे से ढूंढ के बताइए कि क्या है। देखिए ऐसा है सर, ए बी सी। अब इसमें जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ए आपको सबको पता है कि क्लैविकल होता है। क्या होता है? ए हमारा क्या है? क्लैविकल है। और बी हमारा क्या है? रेडियस। और सी क्या है? अल्ना। और डी क्या है? मेटाकार्पल। बेहद आसान सवाल है ये, आप इसे अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे करें, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 35, पेल्विक गर्डल ऑफ रैबिट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फ्रॉग। देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे सर एनसीईआरटी में तो सवाल ये नहीं दिया हुआ है, हम कैसे करें, हमसे हो नहीं पाएगा। ऐसी बात नहीं है, आपको अपनी समझ का प्रदर्शन करना है। तो पेल्विक गर्डल ऑफ रैबिट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दैट ऑफ द फ्रॉग बाय द प्रेजेंस ऑफ। देखिए फ्रॉग को ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की ज़रूरत नहीं है, बट रैबिट को है। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज अ डिफरेंस, इसी से डिफरेंस करते हैं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 36, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। Pelvic girdle consists of 2 coxal bone and each coxal bone is formed by the fusion of 3 bone, ilium, ischium, pubis. At the point of fusion of the above bone is cavity is called acetabulum. क्या बोलते हैं? acetabulum. The 2 half of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage. तो आंसर आपको आग मिल गया होगा। इलियम, ischium, pubis, glenoid नहीं सर, गलत है। पहला गलत, दूसरा एक्रोमियन कह रहे हैं गलत, तीसरा भी नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, इलियम, स्टियम, प्यूबिस, एसिटाबुलम एंड फाइब्रस इज द राइट आंसर। ये तो हो गया 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37, नंबर ऑफ बोन्स इन द फेस, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो फेस में कितनी बोन होती है सर? 14। क्रेनियम में कितनी होती है? 8। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती है? 26। रिस्ट में, कलाई में कितनी होती है? 8। तो 14, 8, 26 और 8 जिसमें ऑप्शन हो तो ये आई थिंक बी ऑप्शन में दिया हुआ है ना 37 में, तो टिक कर लीजिएगा इसको, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में है द कंप्लीट फिगर इज रिब केज, आइडेंटिफाई। पहचानना है कि क्या है। तो एक ए है, बी है और सी है। तो ए क्या है सर? स्टर्नम, बी क्या है? रिब्स, और सी क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, है ना। तो ए बी सी छांट लीजिएगा, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम छांट लीजिए, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो 38 का क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए आसान सब सवाल है। अगला वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ ह्यूमन, संख्या चाह रहे जानना, आप बता दीजिए कितनी कितनी होती है। तो C7T12, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा सर, मैं लिख देता हूँ अलग से, C7T12। अब अगर फ्यूज पूछ रहे हैं या अनफ्यूज पूछ रहे हैं ये देखने वाली बात है। L5, यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, S का 5 और CO का 4, जिसमें ऑप्शन हो वही आंसर। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ है बी, C7T12, L5, S5 और CO। ये लास्ट की S यानी सैक्रल कॉक्सिल ये फ्यूज्ड होती हैं, ये बात आप याद रखिएगा, है ना। बाद में ये 1 हो जाता है, तो 33 बाद में 26 में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। विच स्टेटमेंट, मार्क कर लीजिएगा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, टिक कर लीजिएगा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, सारे के सारे मैमल्स में नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है। यस बिल्कुल सही सेंटेंस है सर, ये सही लग रहा है। द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन आर 2 पेयर, बिल्कुल सही होती हैं 2 पेयर, और वो लास्ट 2 पेयर होती हैं 11th और 12th, जो कि किसी भी सूरत पे स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं। द नंबर ऑफ क्रेनियल बोन इन ह्यूमन आर 22। क्रेनियल बोन 22 नहीं सर, क्रेनियल बोन 8 होती हैं, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कॉन्ड्रियल रिब, सॉरी वर्टिब्रल कॉन्ड्रियल रिब्स इन ह्यूमन आर 3 पेयर। देखिए बिल्कुल सही, 8, 9, 10, और इसे फॉल्स रिब भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट भी सही है,
बी भी सही है, डी भी सही है, सिर्फ सी गलत है। और इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। जैसे मैमल में 7 पेयर सर्कुलर वर्टिब्रेट होती है, ह्यूमन में 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स होती हैं और 3 पेयर फॉल्स रिब होती हैं वर्टिब्रल कॉन्ड्रिल। तो ये अपने आप में ये भी एक सवाल है। ऐसा नहीं कि इस पर मैंने सवाल नहीं पूछा तो आप इसे याद ही ना करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई ऐसा मेडिकल एग्जाम नहीं जहाँ इस ऑप्शन पे सवाल ना बनता हो। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ए बैंड ऑफ द मसल, अगर आप 41 में बात करें तो छांट लीजिएगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो अब ऑप्शन इसके देखेंगे। ए बैंड ऑफ द मसल इज डार्क एंड कंटेन मायोसिन, ठीक है। आई बैंड आर लाइट बैंड एंड कंटेन एक्टिन, ओके। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट, जी नहीं, गलत। द पार्ट बिटवीन द टू जेड लाइन, पिछले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, इज कॉल्ड सार्कोमर, यस। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिन फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिक फिलामेंट इज कॉल्ड एज जोन, गलत। थिन नहीं, थिक वाले का। तो 5 गलत एंड थर्ड गलत, यानी थर्ड रॉन्ग एंड जो गलत ना समझ पा रहे हो, थर्ड एंड फिफ्थ इज रॉन्ग एंड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ आर करेक्ट। तो आंसर इज डी। इस पर हमने पीछे डिस्कस कर रखा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, जस्ट 1 सेकेंड। In the form of filament of the skeletal muscle fiber, a small globular protein that masks the active site on the affected S. पीछे हमने बात करी थी कि क्या होगा इसका आंसर। 22 का ट्रोपोमायोसिन नहीं सर, ट्रोपोनिन है ना, वही मास्क करता है। तो आंसर टिक कर लीजिएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, जिस पे डिस्कस हो चुका है अब उसको बाद में, इसके लिए लास्ट में थोड़ा जल्दी हो जाता है। रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग, आप आंसर करते रहिए फटाफट। रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल प्रोटीन। एक्टिन इज थिन फिलामेंट एंड मेड अप ऑफ 2 एफेक्टिन, ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल, ट्रोपोमायोसिन नहीं, ट्रोपोनिन, बहुत बार बोल चुका हूँ। तो सेकंड रॉन्ग हो गया, याद रखिएगा, सेकंड रॉन्ग हो चुका है, मैं कट कर दे रहा हूँ, नहीं आप भूल जाएंगे। Myosin is thick filament which is also polymerized protein. Yes. The globular head of muromyosin consists of light muromyosin. LMM नहीं सर, HMM, हैवी वाला है ना, H वाला है। तो ये भी गलत हो गया, नहीं, सेकेंड फोर्थ रॉन्ग, करेक्ट पूछ रहे हैं, नहीं फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो आप क्वेश्चन नंबर 43 में सी आंसर होना चाहिए, आई थिंक, आप चेक कर लीजिए। यस, बिल्कुल सही। अगला ये, look the given diagram of the event during muscle contraction named as the ABC। ये भी NCERT का डायग्राम है, छोटा करना पड़ेगा जिससे कि आपको देख पाए पूरा, है ना। जस्ट वेट, ये तीनों डायग्राम है और आपके NCERT में बना हुआ है। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट शो द ग्रेजुअल शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ ऑफ सार्कोमेर। किस में घट रहा है सर? ए में तो कांस्टेंट है, बी में घट रहा है या सी में घट रहा है या BC में घट रहा है? आंसर बताइए। सिर्फ और सिर्फ बी में घट रहा है, सी में पूरी तरीके से कांटेक्ट हो चुका है और ए में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सिर्फ बी। बहुत अच्छा सवाल है ये और इसका आंसर सी होगा, टिक कर लीजिएगा। डायग्राम आप NCERT से भी देख सकते हैं। 44 का आंसर सी, ओनली बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आंसर चाहिए। स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द मसल कंट्रैक्शन आर गिवन बिलो। एसिटिलकोलिन इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेस द मोटर एंड प्लेट। मसल ये सही है या गलत? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड में, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय द CNS वाया सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन या कुछ और? मोटर न्यूरॉन, ये गलत हो गया। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोटोपिक बैंड गेट इलोंगेटेड। क्या आइसोटोपिक बैंड इलोंगेटेड होते हैं? नहीं सर, एलोंगेटेड नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टेड हो की बात कर सकते हैं आप, एलोंगेटेड के तो बिल्कुल नहीं कर सकते। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू द लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन। यस, सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट फोर्थ करेक्ट, यानी 45 का ए इज द राइट आंसर। इंटरकैलेटेड डिस्क, क्वेश्चन नंबर 46, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मसल आर फाउंड इन हार्ट। यस, बिल्कुल सही, हार्ट में पाया जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या काम होता है इंटरकैलेटेड डिस्क का? एनीवन, कोई बता दे, इंटरकैलेटेड डिस्क का काम क्या होता है? आंसर तो हार्ट में पाया जाता है, 46 का आंसर सी हो गया। इसका फंक्शन होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क एक्चुअल में क्या है, ये अलाउ करता है कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इन वेव लाइक मैनर, जिससे कि हार्ट इफेक्टिवली पंपिंग करता रहता है लगातार, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल हो सकता है जो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आंसर इज सी।
47 पूछ रहे हैं, एक क्रिकेट प्लेयर है, इज फास्ट चेजिंग ए बॉल इन द फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बोन आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन दिस मूवमेंट। एक क्रिकेट प्लेयर है जो एक बॉल के पीछे दौड़ रहा है, कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा? तो पेल्विस, अल्ना, पटेला, जिने। टॉर्सल, फीबर, टिबिया, फैबुला, फीमर, मैलस। अब देखिए सर, मैलस इंकस स्टेप्स का इसमें कौन सा काम, स्टर्नम का इसमें कोई रोल नहीं है, पेल्विस, अल्ना का इसमें कोई रोल नहीं है, टार्सल, फीमर, टिबिया, फेबुला, यस मेटाटार्सल भी होता तो भी जुड़ जाता है। सारे के सारे हाइंड लिम्ब वाले आंसर हो जाएंगे, है ना। एक अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। मैं तो हर सवाल को अच्छा ही बोलता हूँ क्योंकि सब अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द एग्जाम्पल ऑफ पाइवट जॉइंट इज हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, रेडियल अल्नर जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। जॉइंट से सवाल बहुत बनता है, आप जानते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आप बता दीजिए 48 का। देखिए रेडिया, अभी मैंने पीछे आपसे कहा था कि एटलस और एक्सिस में तो होता ही होता है पाइवट जॉइंट, रेडियो अल्ना में भी होता है ना, तो ये भी एक आंसर होता है, तो टिक कर लीजिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इज ए फाइब्रस जॉइंट। 49 में तो ठीक लग रहा है, नहीं वो गलत है, पूरा इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। ए डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं सर, मैं ठीक कर दे रहा हूँ, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं एस्ट्रोजन, इसलिए भी गलत हो गया। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन। तो पहले में फाइब्रस के बजाय कार्टिलेजनस होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। दूसरे में एस्ट्रोजन होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। और डी, सी सही लग रहा है, डी पढ़ लेते हैं। वर्टिब्रल कॉलम हैज़ 10 थोरेसिक वर्टिब्रे, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम में आपके पास थोरेसिक वर्टिब्रे की कौन सी बात फिलहाल कर रहे हैं, तो उसमें 12 होता है, T12 है ना। तो अब देखिए आगे C7 and 5 and 1 तो आपका जो सी है गलत हो गया, चलिए। अब आपको पता है, पूछिए, आपने डिस्कस कर रखा है, बार बार हम लोगों ने बात करी है इन क्वेश्चंस पे। अब लास्ट एक बार और जॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द दिस टाइप्स ऑफ द जॉइंट विद एग्जांपल द ह्यूमन स्केलेटन। कार्टिलेजनस जॉइंट, अब एक आपके पास जो ये कार्टिलेजनस जॉइंट है, ये कह रहे हैं कि बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। नहीं सर, यहाँ पे तो आप जानते हैं कि किसी भी सूरत में इस प्रकार के जॉइंट की हम बात नहीं कर सकते फ्रंटल और में, तो ये बेकार का पॉइंट हो गया। पाइवट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे, आपको मालूम है 2 ही जगह हमने पढ़ा है, तो ये भी गलत हो गया। कहाँ पढ़ा है? एटलस एक्सिस एंड रेडियल अल्ना। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, हिंज जॉइंट किसके बीच में होता है? नी जॉइंट के बीच में, तो ये भी गलत हो गया। अब ग्लाइडिंग जॉइंट, आई थिंक यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि हम पीछे इस पर भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये तो थे आपके 50 सवाल, आपने, आई होप आपने 50 के 50 सही किए होंगे। और कितना सही किया, अगर पॉसिबल हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवाल सही किए। नहीं बताना चाहता तो आपकी मर्ज़ी। चलिए, तो इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे, आई थिंक नर्वस सिस्टम। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप PDF भी चाहना चाहते हैं तो एक बार आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने बता दिया है सोशल मीडिया में, जैसे कि टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप एज वेल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, एंजॉय दिस।